आज अपन बात करेंगे सॉइल एंड लैंड कंजर्वेशंस एंड मैनेजमेंट। अपन देखते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन एवं उनका जो लैंड कंजर्वेशंस होती हैं उनके कंट्रोल में जो इकोसिस्टम के सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है। सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना सॉइल एवं लैंड कंजर्वेशन का मैनेजमेंट हेतु अनेक बहुत सारी रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। सॉइल में जो अपन लैंड में देखते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन एवं जो भूमि के कटाव की क्रियाओं को निरंतर चलती रहती हैं एवं इन दोनों क्रियाओं में स्वाभाविक जो बैलेंस देखने को मिलता है, अर्थात जितना सॉइल का कटाव होता है उतना ही उसका निर्माण हो जाता है। मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक पशु चराई, वनों के कटाव के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक देशों के हरे भरे जंगलों मरुस्थलों में रूपांतरित हो गए हैं। सॉइल इरेजन्स बाय वाटर, जल के द्वारा होने वाला भू कटाव जो फ्रेश वाटर एवं मैराइन वाटर दोनों से ही हो सकता है। तो इन कटावों को अपन को कम करना चाहिए। सॉइल इरेजन बाय फ्रेश वाटर, नदियों और झरनों और नालों के द्वारा जो फ्रेश वाटर निरंतर फ्लो होता रहता है और इस फ्लो के कारण होने वाला जो इरेजन्स है वो निम्न प्रकार का हो सकता है कि जैसे शीट इरेजन यानी परत की परत एक साथ में कट गई, जब किसी भूस्थल पर निरंतर वाटर फ्लो के कारण भूमि की जो ऊपरी सतह बह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुमूल्य जो मिनरल्स हैं वो ह्यूमस जो है जो बहुत ज़्यादा फर्टिल होती है वो जल के साथ बहकर चले जाते हैं। और इस तरह जो सीट इरेजन्स है उसके कारण जो एग्रीकल्चर्स लैंड है या प्लांटेशंस और अदर जो आर्थिक गतिविधियों के लिए अयोग्य हो जाती है। अब आता है तटवर्तीय भूमि कटाव। अपन देखते हैं कि अत्यधिक जो वृष्टि या बांध के टूट जाने के कारण नदियों का बहाव एकदम तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या करते हैं कि उपजाऊ भूमि में कटाव हो जाता है। और इस क्रिया की इस प्रकार की जो क्रिया बाढ़ के दिनों में स्पष्ट रूप से अपन देखने मिलती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कटाव अपन देखने को सामने आएगा। अब होता है तीव्र प्रभाव कटाव। जब किसी स्थान पर जल का जो फ्लो होता है एकदम तेज गति से होता है तो वहाँ का जो भू कटाव के कारण नालियाँ बन जाती हैं और इन नालियों की मिट्टी दूसरे स्थान पर बहकर चली जा सकती है। हम ये आसपास बारिश के दिनों में देखने को मिलेगा। एक होता है नहर कटाव। जब किसी जो स्लोप वाले क्षेत्र में अत्यधिक जल कटाव होता है तो जल कटाव एक बड़े नाले या नहर का रूप ले लेती है और इसे नहर कटाव कहते हैं। अगला है अपना इसमें सॉइल इरेजन बाय मैराइन वाटर। जो मेरीन वाटर होता है उसमें होने वाला जो भू कटाव है वो समुद्रों की लहरों, ज्वार भाटा की गति एवं तीव्रता, समुद्र तट की ऊंचाई और ढलान, समुद्र में उपस्थित कंकड़ों का आकार आदि बातों पर डिपेंड करता है। जब जो सी वाटर में जो रॉक्स के टुकड़ों की संख्या अधिक होती है तो भूमि कटाव अधिक होता है। सी वाटर से होने वाले कटाव के कारण जो तटीय झीलों, तटीय टीला या तटीय जो रेत का निर्माण होता है और अर्थ के कुछ भागों पर जैसे हिमखंड तैरते रहते हैं और इन जो आइस पीस होते हैं उनके नीचे कंकड़ों की उपस्थिति के कारण होने वाले रगड़ाव से जो तटीय भूमि होती है वहाँ चट्टानों का कटाव होता है। अब आता है सॉइल इरेजन बाय एयर। देखते हैं कि जल की तरह जो एयर के द्वारा भी होने वाला जो मिट्टी का कटाव वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अपना जो स्टेट है राजस्थान, उसमें अपन देखते हैं कि इसको डेजर्ट क्षेत्र कहते हैं और यहाँ निरंतर तेज आंधियाँ चलती रहती हैं और इन आंधियों के कारण मिट्टी के टीले खिसकते रहते हैं। नए टीलों का फॉर्मेशन होता रहता है। परिणाम स्वरूप जो जो
इनका भू स्ट्रक्चर्स है वो निरंतर चेंजेज होती रहती है। इस प्रकार का जो कंटिन्यूअस जो सॉइल इरेजन्स होता है या जो भूमि कटाव होता है उसके कारण बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी कम हो जाती है और सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि वो बह के चली जाती है और वहाँ का जो फ्लोरा है, वहाँ का जो फौना है या वन संपदाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे वहाँ की जो लकड़ी है और ईंधन की कमी हो जाती है। समुद्र का जल स्तर छिछला हो जाता है। भूमि कटाव के कारण जो ट्रांसपोर्ट जो साधनों को चलाने की समस्या आ जाती है। इस तरीके से बहुत सारी जो समस्याएं अपन को देखने को मिलती है। अब करेंगे अपन आगे, देखते हैं कि जो कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन किसको कैसे कम किया जाए। तो अपन देखते हैं कि जो सॉइल इरोजन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से जल एवं वायु के द्वारा होती है और जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा स्लोप या मिट्टी के कणों के टीले बंधा होना ढीले बंधे हुए होते हैं और जहाँ पर सॉइल में जो वेजिटेशंस का एब्सेंस होने के कारण वहाँ की जो सॉइल इरोजन की दर बढ़ जाती है और इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए मुख्य रूप से उनका मैकेनिकल्स और बायोलॉजिकल मेथड्स को अपनाया जाना चाहिए। मैकेनिकल मेथड्स में अपन देखते हैं कि इस मेथड में जो स्लोप वाला क्षेत्र होता है वो कंटोर बाउंडिंग्स यानी समुच्च बंद होता है या डैम या ड्रेनेज चैनल्स का फॉर्मेशन करके अपन वहाँ की जो सॉइल इरोजन है उसको रोक सकते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल मेथड, इस मेथड में जो नए स्थानों पर वनों को लगाना होता है एफॉरेस्टेशन कहते हैं। यह उजड़े हुए वनों को पुनः विकास करना रीफॉरेस्टेशन होता है, वो करना चाहिए। तो इन मेथड्स के द्वारा जो सॉइल इरोजन या क्षरण को रोकने के लिए हमको ये अपना सकते हैं कि जो पहाड़ी और ढलाई वाले क्षेत्रों में विशाल जो वृक्षों को लगाना चाहिए, खेतों में फल चक्रों को अपनाना चाहिए ताकि भूमि की फर्टिलिटी बनी रहे। जो चरागाह या ग्रेजिंग क्षेत्र हैं वहाँ पर अनियंत्रित चराई को रोका जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भी पशुओं के जो खुर होते हैं उनसे वो कई तरह की वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं या सॉइल वहाँ की ढीली हो जाती है उसकी बाइंडिंग। पहाड़ी क्षेत्रों के पत्थरों को तोड़ने एवं उनका जो उत्खनन का कार्य नहीं करना चाहिए। डेजर्ट्स में जो वर्षा के जल को नहरों में ले जाकर उसका जो उचित मैनेजमेंट किया जाना चाहिए या उचित तरीके से उसको यूजेज करना चाहिए। एयर के द्वारा जो सॉइल इरोजन्स को रोकने के लिए खेतों के चारों ओर मेड़ का फॉर्मेशन करना चाहिए और अपन देखते हैं कि जो समुद्र एवं नदियों के जल का प्रदूषण मुक्त रखा जाना चाहिए और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कुशल जो साइंटिफिक मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको अपनाना चाहिए जिससे कि उनको अपन रोक सकें।